ये है हमारा 2010 का पेपर। ठीक है, 2010 के पेपर में देखा जाए तो हमारा चैप्टर 5 के बता दूं या 6 के बता दूं? अभी एक काम, दोनों के बता दूं? ठीक है, दोनों के बता देती हूँ साथ के साथ, तो दोनों चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम वन ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड वन ऑटोसोमल रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। चैप्टर 5 का है ये। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट देखोगे तो डोमिनेंट वाले में मेरे ख्याल से मस्कुलर डिस्ट्रोफी था। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ नाम दे रखा है एनसीईआरटी में, इसके अलावा कोई डिटेल्स नहीं है। तो तुम सोच सकते हो जिसका सिर्फ नाम दे रखा है, सिर्फ नाम पूछ लिया, हाफ हाफ नंबर में दोनों डिसऑर्डर्स बताने। ठीक है, रिसेसिव तो तुम कोई सा भी लिख सकते हो, सिकल सेल एनीमिया लिख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना ऑटोसोमल लिखने हैं दोनों। ऑटोसोमल का मतलब है इनका जो जीन है वो लोकेटेड होना चाहिए ऑटोसोम पे। कलर ब्लाइंडनेस इसका आंसर नहीं आएगा, वो बेशक रिसेसिव है लेकिन वो सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा, ये देखो, नेम द एंजाइम इन्वॉल्व इन कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड के रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? आंसर पूरा लिखोगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, नंबर, अगर नंबर पूरा चाहिए तो। उसके बाद मेंशन द पोलैरिटी ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। ठीक है, तभी जो नया वाला बनेगा वो 5 टू 3 बनेगा। ये चीज मैंने बहुत स्पेसिफिकली समझाई है जब तुम्हें रेप्लिकेशन कराया है। उसके बाद ये सब नहीं है। क्या हुआ स्वाति? क्वेश्चन नंबर बताती जाऊं? नंबर साथ में है ना, जैसे नंबर 3 और उसके बाद नंबर 7। ठीक है, 2010 वाले में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद स्ट्रेप्टोकोकस एंड माइस, जो इसने किया था, ग्रिफिथ ने किया था, आर्स्टेन बैक्टीरिया हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड। जो एक्सपेरिमेंट्स किए स्ट्रेप्टोकोकस वाले, न्यूमोनिया वाले जो किए थे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, उसको चूहे में इंजेक्ट किया था, आर स्ट्रेन किया, एस्ट्रेन किया, फिर आर के साथ डेड वाला एस्ट्रेन कर दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी। तो इसको एक्सप्लेन करना है। सिर्फ 3 नंबर में है तो गिनती के 6 पॉइंट्स में तुम्हें आंसर खत्म करना है। ठीक है, डायग्राम बनाओ। सिर्फ जो डायग्राम था, एक सेकेंड, मैं ना एनसीईआरटी, सॉरी मेरी एनसीईआरटी नीचे रखी है यार। सिर्फ जो डायग्राम है वो डायग्राम बनाओ। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का लिखो कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और एक छोटा सा पैराग्राफ 2 या 3 लाइन का बना के लिख दो कि लास्ट वाले में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई है। जो लास्ट वाले का एक्सप्लेनेशन है ना कि किस तरीके से आर वाले के साथ डेड वाला एस डाला तो भी उसका जेनेटिक मटेरियल जो था वो आर में चला गया, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो 3 4 5 5 नंबर का अभी तक हो चुका है। अच्छा, उसके बाद ये जो है ये भी इसी यूनिट का है, बट चैप्टर 7 इस साल हमारा कटा हुआ है तो इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। स्टेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिंपल सा है, डेफिनेशन लिखनी है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले लॉ की। ठीक है, उसके बाद है यूजिंग पनेट स्क्वायर डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 हेटेरोजाइगस पेरेंट्स। अब ध्यान रखो, देखो वो सिर्फ 1 नंबर का है और ये 4 नंबर का है, यानी कि 4 नंबर में तुम्हें पूरा लिखना है। क्या क्या चीज है? एक तो पनेट स्क्वायर बनाना है सबसे पहले, डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसके अंदर 2 हेटेरोजाइगस पेरेंट्स लेने हैं। हेटेरोजाइगस का मतलब है कि तुम लोगों को क्या शो करना है, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस तुम्हारी एनसीईआरटी में बना हुआ है राइट हैंड पे, उसमें से F1 जनरेशन से लेके F2 तक। ठीक है, पेरेंट्स वाले जो हैं उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 हेटेरोजाइगस लेने हैं, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको क्रॉस कराना है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से।
ठीक है, अभी पेन पेंसिल हाथ में नहीं, इसीलिए सिर्फ बोल के बता दे रही हूँ। ये करना है, ठीक है। सारे सिंबल्स जो भी हैं वो सब प्रॉपरली यूज करोगे। 4 नंबर कहीं नहीं गए, 1 नंबर ये है, 5 नंबर एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है, किसी तरीके की कोई गलती की गुंजाइश नहीं। उसके बाद और में है, हाउ डिड एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, ये जो हर्शे और चेज वाला एक्सपेरिमेंट था, अराइव एट द कंक्लूजन दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये बैक्टीरियोफाज वाला है, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर ली, एक के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ले ली, ठीक है। जिसमें सल्फर था वो सारा प्रोटीन, सल्फर जो है वो प्रोटीन में होता है, जबकि फॉस्फोरस जो है वो डीएनए के अंदर होता है। तो जब देखा गया उसका बैक्टीरियोफाज को इन्फेक्ट कराया, तो देखा गया लास्ट में एक्सपेरिमेंट में कि जो प्रोटीन्स है वो सेल के अंदर एंटर नहीं करते, सिर्फ डीएनए एंटर करता है, ठीक है। तो वहां से पता चला कि डीएनए, हाँ हाँ। क्यों, क्या हो गया उसमें? एक बार वीडियो देख जिसमें एक बार समझा रखा है, देखिए मैंने समझाया था, फिर भी नहीं समझा। हम्म। अच्छा, अभी तो देख बेटा, मेरे पास डायग्राम है नहीं, कल की क्लास में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी फिर, ठीक है। मेरी बुक नीचे रखी हुई है, ठीक है। या पर्सनली मेरे को कॉल कर लियो, ठीक है, कल दिन में किसी टाइम, तब मैं बता दूंगी। ये हो गया, देखो पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट एज इट इज, जैसे के जैसे हैं, पूरे 5-5 नंबर में आए हुए हैं, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है कि पार्ट्स में देते हैं सारी चीजें, कि आप 2-2 लाइन के आंसर लिखो, 5-5 नंबर के पूरे क्वेश्चंस कम देते हैं। 2010 के बाद 2011 का क्वेश्चन पेपर, इसमें आता है, नेम द इवेंट ड्यूरिंग, क्वेश्चन नंबर है 4, नेम द इवेंट ड्यूरिंग सेल साइकिल, सेल डिवीजन साइकिल दैट रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। उस इवेंट का नाम लिखना है जिसकी वजह से गेन या लॉस होता है क्रोमोसोम का। क्या कहते हैं इसको? इसको मेरे ख्याल से एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है। कि या फिर इसका एन्यूप्लॉइडी तो फाइनली फिनोमिनन हो जाता, नहीं, इसका कहते हैं, मेरे ख्याल से शायद से एन्यूप्लॉइडी आंसर है इसका, ठीक है, इस वाले का एन्यूप्लॉइडी है, जिसके अंदर गेन या लॉस हो जाता है क्रोमोसोम का, तब बोलते हैं उसको। चैप्टर नंबर 5 में है। इसके बाद मेंशन द रोल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7, कोडोन्स एयूजी। एयूजी क्या है? स्टार्ट कोडोन है, ठीक है। इनिशिएटर कोडोन, यानी जो भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक। और उसके बाद यूजीए, यूजीए जो है वो एक स्टॉप कोडोन है, यानी कि जहां भी ये कोडोन आ जाएगा वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। दोनों का समझ आ गया, ये इनिशिएटर कोडोन, ये स्टॉप कोडोन, ये स्टार्टिंग में आएगा जहां से ट्रांसलेशन शुरू होगा, और ये लास्ट में आएगा जिसके बाद ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5th चैप्टर में, ये 6 का है, जेनेटिक कोड, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू हिस्टोन्स एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। हिस्टोन्स पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? हिस्टोन जो है वो कैसे हैं? बेसिक प्रोटीन है। वो बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर आर्जिनिन, लाइसिन, जो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, उनका नंबर ज्यादा होता है, और इसीलिए उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आता है, ठीक है। हिस्टोन्स जो हैं, हिस्टोन के अंदर बेसिक बेसिक अमाइनो एसिड के नंबर जो हैं वो ज्यादा होते हैं, और इसीलिए उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। इसके बाद हमारा आ गया, क्वेश्चन नंबर है 21, द बेस सीक्वेंस इन वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज TAGCATGAT। ये एक सीक्वेंस दे रखी है किसी एक स्ट्रैंड में, ये नहीं लिखा हुआ कौन सा है, ठीक है।
गिव द बेस सीक्वेंस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो होगा उसकी क्या हो जाएगी, टी के अगेंस्ट ए, टी, सी, जी, टी, ए, सी, टी और ए। ठीक है, टी के अपोजिट ए लिखोगे, ए के अपोजिट टी लिखोगे, सी के अपोजिट जी और जी के अपोजिट सी लिखोगे। हाउ आर दीज बेस पेयर हेल्ड टुगेदर इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो बेस पेयर्स हैं जो लिखा मैंने, ये और जो इसका ऑपोजिट वाला है, ये आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, हाउ आर दीज बेस पेयर हेल्ड टुगेदर, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन T and A and 3 हाइड्रोजन bonds between G and C. Explain the base complementarity rule. Base complementarity rule क्या है? Name the scientist who framed this rule. Base complementarity rule कहता है कि हमेशा T जो है वो A के कॉम्प्लीमेंट्री आएगा और C जो है वो G के कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। ठीक है, ये कहता है। तो इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि T प्लस C जो है वो हमेशा A प्लस G के बराबर रहता है। प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडीन्स के बराबर होते हैं। साइंटिस्ट कौन था, वो था एरविन चारगफ, जिसने इसका रूल दिया था। एरविन चारगफ का बहुत बार नाम आ जाता है। ठीक है, ये है हमारा 3 नंबर का, 3 क्वेश्चंस एक एक नंबर के। इसके बाद नेक्स्ट आता था क्वेश्चन नंबर 22, सिकल सेल एनीमिया। ये चैप्टर 6 में था, ये चैप्टर 5 से है। सिकल सेल एनीमिया इन ह्यूमन इज द रिजल्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया जो है वो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे तो उसमें सिर्फ 1 नंबर जाएगा, 2 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये है। तो 2 नंबर के हिसाब से ये आंसर देना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। सिर्फ कितना बताना है कि जो 6th पोजीशन है, 6th पोजीशन में CAG से CUG हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से एस्पार्टिक एसिड की जगह वेलिन बन जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। बस इतना ही बताना है, जहाँ पॉइंट म्यूटेशन जितना पूछा गया और जो पूछा गया है सिर्फ वही बताना है। ठीक है, कभी सारे इसके सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स लिखने बैठ जाओ कि क्या होने लगता है, खून ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये सब नहीं लिखना। सिर्फ लिखना है कि पॉइंट म्यूटेशन का रिजल्ट है ये, तो वो पॉइंट म्यूटेशन के बारे में लिखना है कि वो कहाँ हो रही है और क्या हो रही है। राइट द जीनोटाइप ऑफ बोथ द पेरेंट्स हु हैव प्रोड्यूस्ड सिकल सेल्ड एनीमिक ऑफस्प्रिंग। 2 पेरेंट्स हैं, ये नहीं लिखा हुआ इसने कि वे दोनों नॉर्मल हैं, उनसे सिकल सेल एनीमिक ऑफस्प्रिंग हो गया है। तो तुम्हें क्या करना है, जब लिखोगे तो HbA-HB, ठीक है, एक नॉर्मल और एक अफेक्टेड, इस तरीके से दोनों का बनाओगे, दोनों का हेटेरोजाइगस बनाओगे, और फिर जो बेबी बनेगा उससे HbS-HbS बनेगा। ऐसे HbS-HbS, यानी दोनों में से एक एक आ जाएगा। समझ नहीं आए तो बाद में बेशक पूछ लेना है। ये देखो HB और HbS, ठीक है, HB और HbS, ठीक है, इनसे दोनों से जो यहाँ बनेंगे इनको दिखाओगे कि यहाँ से 2 तरीके के आए, इधर भी ऐसा ही HB HbS। तो ये वाला जो बनेगा, ये तीनों तो नॉर्मल रहेंगे, ये वाला जो रहेगा, ये वाला इसको लिखोगे अफेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है, इसको पूरा कर लेना। ये क्रॉस तुम्हें बना के दिखाना है 1 नंबर के अंदर। ठीक है, ज्यादा काम नहीं है, कभी तुम्हें लगे कि यार इतनी सारी मेहनत करवा रहे हैं 1 नंबर के लिए, पर करना है इतना, क्योंकि वैसे तो लिखवा रहा है कि राइट द जीनोटाइप ऑफ बोथ द पेरेंट्स, उन पेरेंट्स के जीनोटाइप लिखने हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में एक थोड़ा सा वो है, लूप होल है कि इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ पेरेंट्स जो हैं वो नॉर्मल हैं। ठीक है, नॉर्मल माना जाएगा कि नॉर्मल बोल रहे हैं और तब उनसे सिकल सेल एनीमिक होगा, तो उस केस में ये दोनों लिखने कि पेरेंट्स का कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
अच्छा 24 में दो ऐसा दिख रहा है कि तुम्हें 6 से हो सकता है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 11-12 से रिलेटेड है, इसीलिए अभी हम इसको नहीं करेंगे। चलो 2011 का पेपर खत्म हो गया, अब आ जाते हैं 2012 के पेपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 3, a garden pea plant produced inflated yellow pods and another plant of the same species produced constricted green pods. Identify the dominant trait. 2012 2012 का है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक गार्डन पी प्लांट है, उसमें से इन्फ्लेटेड येलो पॉड ए प्लांट ने बनाई और दूसरा पी बी जो था सेम स्पीशीज का, उसने कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन पॉड्स बनाई। तो तुम लोगों को डोमिनेंट ट्रेट्स बताने हैं। ठीक है, इसमें देखोगे तो दो ट्रेट्स की बात हो रही है, एक इन्फ्लेटेड एक कंस्ट्रिक्टेड, एक येलो और एक ग्रीन। ठीक है, तुम्हें ये याद होना चाहिए, यहाँ पे कोई क्लू नहीं है तुम्हें लगे कि भाई इसमें से देख के कुछ समझ आ जाएगा, नहीं, ये तुम्हें याद होना चाहिए। जैसे मुझे पता है इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड में से इन्फ्लेटेड पॉड जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और येलो और ग्रीन पॉड में से ग्रीन पॉड, ये पॉड है बेटा, पॉड की कलर। ठीक है, सीड कलर नहीं है, ये ध्यान रखना, नंबर कट जाएगा प्री फंड में। ठीक है, अगर तुम पॉड कलर देखोगे तो पॉड कलर में ग्रीन कलर डोमिनेंट है, येलो वाला रिसेसिव है। वो सीड कलर है जहाँ पे येलो, येलो, हाँ येलो जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, जब तक पूरा अच्छे से समझ नहीं आए आंसर मत दो। अच्छा, उसके बाद ड्रॉ अ लेबल्ड, वेल लेबल्ड स्केच ऑफ अ रेप्लिकेटिंग फोर्क ऑफ डीएनए। रेप्लिकेटिंग फोर्क याद है, वो ऐसे एक बना के, एक ऐसे जो इन्वर्टेड वाई की तरह बना हुआ था, जिसमें लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड दोनों स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी बतानी थी। ठीक है, उसमें 4 वो बनाओगे, 4 लेबलिंग करोगे डायग्राम बनाने के बाद, तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9, 2012 का क्वेश्चन पेपर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जो है वो पहला जेनेटिक मटेरियल है, ये एस्टैब्लिश हो चुका है। एक्सप्लेन गिविंग 3 रीजन, 3 रीजंस देने हैं। तो इसका है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो सिंपल है कंपैरेटिवली। दूसरा, आरएनए जो है वो एंजाइम का भी काम करता है, यानी कैटालिटिक रोल भी प्ले करता है। ठीक है, और एक रीजन और था, 3 रीजन था ना, जो आरएनए, हाँ जी, आरएनए वाला जो वो है पैराग्राफ है, उसके अंदर से तुम्हें 3 रीजन मिलेंगे, तीसरा मुझे अभी ध्यान नहीं है। ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं कल बता दूंगी। और नेम द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए पॉलीमरेज शायद 2 है, एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं है, एनसीईआरटी होती तो मैं इसको, जो ट्रांसक्रिप्शन वाला है जहाँ पे यूकैरियोट्स की डिफरेंस बताए हुए हैं। ठीक है, यूकैरियोट और पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन बताने के बाद लेफ्ट में एक जगह लिखा हुआ है जहाँ से स्टार्ट होता है कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के अंदर कुछ और जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो होती हैं, जिसमें पहला पैराग्राफ इसके बारे में है, जहाँ पे बताया है कि 3 डिफरेंट टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं जो अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ठीक है, एक तो शायद एमआरएनए के लिए था, एक टीआरएनए के लिए था, और एक और था, 3 डिफरेंट टाइप के हैं। तो उसमें से तुम्हें आरएनए जो पॉलीमरेज है उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। अच्छा, साथ में क्या लिखना है? अमाइनो एसिड द इनिशिएटेड टीआरएनए गेट लिंक्ड विद। जो इनिशिएटेड टीआरएनए वो कौन से अमाइनो एसिड को अटैच करता है? वो है मीथियोनिन। ठीक है, इनिशिएटेड टीआरएनए कौन सा है? जो एयूजी के अगेंस्ट आता है, और एयूजी जो है वो मीथियोनिन को कोड करता है। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का नंबर लिखोगे और इसमें मीथियोनिन आंसर आ जाएगा।
एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनिशिएटर टीआरएनए। इनिशिएटर टीआरएनए का क्या रोल है? वो सबसे पहले आके बाइंड करता है और इनिशिएट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, 2 नंबर वहाँ, 1 नंबर यहाँ आएगा, क्योंकि इनिशिएटर टीआरएनए का ऐसा बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। या फिर अगर इसमें लिखोगे, क्योंकि अभी तुम्हें मार्क्स का डिवीजन नहीं पता चलता यहाँ पे कि कौन सा वाला है, तो इस केस में तुम लोगों को क्या रखना है, जो अमाइनो एसाइलेशन है या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए है वो तुम इसको बता दोगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। ये given below is the representation of amino acid composition of relevant ट्रांसलेटेड पोर्शन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बीटा चेन हीमोग्लोबिन की ये सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहे हैं, अगर इसको देखोगे तो ये 6 पोजीशन पे देखो, GAG ग्लूटामीन ग्लूटामिक एसिड का दिया हुआ है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड से यहाँ चेंज हो जाता है, वेलिन बन जाता है, ये सिकल सेल एनीमिया के लिए है। ठीक है, तो ये तुम्हें पता चल गया, जो क्वेश्चन है वो सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड है। Is this representation indicating a normal human or a sufferer from certain related genetic disease? तुम्हें बताना है कि ये नॉर्मल का है या सफरर का है, तो ये एक नॉर्मल वाले का है। ठीक है, जिसमें चेंज हो जाता है उसमें वेलिन आ जाता है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अपने आंसर में सपोर्ट देना, अपने आंसर को सपोर्ट करना है, तो तुम्हें बताना है 6 पोजीशन पे नॉर्मल HbA पेप्टाइड के अंदर ग्लूटामिक एसिड होता है। ठीक है, इसीलिए ये एक नॉर्मल वाला है। क्या डिफरेंस नोट होगा अगर नॉर्मल हो और सफरर हो? ठीक है, मेरे ख्याल से तो ये नॉर्मल वाले का ही है, वेलिन शायद चेंज होने वाले में हो जाता है। अच्छा, क्या फिनोटाइप में क्या चेंज आएगा, नॉर्मल और सफरर जो आएगा? फिनोटाइप में ध्यान रखना, फिनोटाइप में पूछा हुआ है। फिनोटाइप का मतलब है कि जब सिकल सेल एनीमिया वाला है ना ये, तो अगर अफेक्टेड होगा या सफरर होगा, जैसे हम कह रहे हैं, जो सफरर वाला होगा उसमें ऑक्सीजन की टेंशन लो होते ही जो उसके आरबीसीज हैं वो सिकल शेप्ड हो जाएंगे और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो उनकी कम हो जाएगी। हु आर लाइकली टू सफर मोर फ्रॉम डिफेक्ट रिलेटेड टू जीन रिप्रेजेंटेड? अब तुम्हें बताना है इसमें से कौन ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं, मेल, फीमेल या दोनों इक्वली होते हैं। अगर देखोगे तो मेल्स जो हैं वो अफेक्टेड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फीमेल्स में, अच्छा नहीं सॉरी, ये तो वैसा है ना, सिकल सेल एनीमिया है, ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, ऑटोसोमल है ना, तो इसीलिए मेल और फीमेल ये जो डिजीज़ है दोनों में इक्वली अफेक्टेड होती है। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोजोम लिंक्ड है, ऑटोजोम पे इसके जीन्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल्स दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, रीज़न यही हो जाएगा क्योंकि दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑटोजोम्स का कोई डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए दोनों मेल और फीमेल दोनों इक्वली जो है वो सफ़र करेंगे इससे। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 25। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए इस चैप्टर में से। हाँ बस, नहीं एक और है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑब्जर्व इन द साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्स एंड सीड शेप ऑफ पाइसम सेटाइवम? यानी पी के अंदर जो तुम लोगों ने इनहेरिटेंस देखा स्टार्च ग्रेन्स के साइज का, स्टार्च ग्रेन का साइज जो है वो 3 टाइप का पाया जाता है, उसमें बड़े ग्रेन्स होते हैं, मीडियम ग्रेन्स होते हैं, स्मॉल ग्रेन्स होते हैं, तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, जबकि सीड शेप जो है, सीड शेप कैसी होती है, या तो रिस्ट्रिक्टेड है या राउंड है या फिर वो है कॉन्स्ट्रिक्ट, कैसी बोलते हैं, राउंड एंड रिंकल्ड है, तो वो वाला कंप्लीट डोमिनेंस है। वर्कआउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग अबव ट्रेड्स, दोनों ट्रेड्स के लिए अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करोगे। ठीक है, जो सीड शेप वाली है उसमें तो आर और स्मॉल आर करके दिखा दोगे, राउंड और रिंकल्ड वाले को। इस वाले में, स्टार्च ग्रेन वाले में कैपिटल बी स्मॉल बी बना के बनाना, जैसे हम लोग उसका एंटी राइनम का बनाते हैं ना, स्नैपड्रैगन का कैपिटल आर स्मॉल आर में 2 बड़े आर होते हैं, तो उनको तो हम लोग शो करते हैं कि वो देखो, इसमें जो राउंड येलो वाला है, राउंड रिंकल्ड वाला है, उसको तो सिंपली ऐसे, ठीक है, इसको आपस में क्रॉस किया, पनेट स्क्वायर बनाया, 4 तरीके के ये आए। ठीक है, और इसमें इन तीनों को दिखाओगे, ये तीनों है राउंड। ठीक है, तीनों के नीचे अलग अलग लिखना है और ये दिखाओगे रिंकल्ड।
ठीक है, और फिर राउंड रिंकल्ड का रेशो लिख दोगे 3:1। ठीक है, ये तो हो गया इस पहले वाले के लिए, सीड शेप के लिए। स्टार्च ग्रेन के लिए जब आएगा तो कैसे करोगे, बी, या कोई और भी तुम लेना चाहो तो कोई और ले सकते हो। ठीक है, बुक में बी भी लिखा हुआ इसीलिए मैंने लिख दिया। यहाँ भी वही आएगा, बनेंगे वही चीज़ें। ठीक है, ध्यान रखना, बनना वैसा ही है, लेकिन फ़र्क क्या आएगा, ये वाला लार्ज ग्रेन, ये वाला स्मॉल ग्रेन्स, और ये दोनों जो होंगे वो मीडियम साइज्ड ग्रेन। ठीक है, इस तरीके से लिखना है जैसे तुम उसमें करते हो ना, स्नैपड्रैगन वाले में। ये इसको वाइट दिखाते हो, इसको रेड दिखाते हो, और इन दोनों को पिंक दिखाते हो, 3 अलग अलग तरीके के फिनोटाइप्स दिखाते हो ना, तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ करनी है। ठीक है, वर्कआउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बता दिया। हाउ डज दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस डेविएट फ्रॉम दैट ऑफ मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो पैटर्न है ये किस तरीके से मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस से किस तरीके से अलग है। यहाँ पे जो डोमिनेंस है वो कंप्लीट नहीं होते, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसका तुम डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, कि उसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद स्टेट द एम एंड डिस्क्राइब मेजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। जल्सन और स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर क्या किया था, डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर, डीएनए रेप्लिकेशन का, कि हैवी वाला डीएनए ले लिया, 15 वाला, 15N वाला ले लिया, फिर तुम्हें शुरुआत में एक हैवी बैंड दिखाई दिया, फिर 20 मिनट के लिए छोड़ा नॉर्मल पे, 2 बैंड्स दिखाई दिए, एक मिड वाले और एक नहीं, सिर्फ एक ही दिखाई दिया था मिड वाला, और फिर से किया तो 2 दिखाई दिए, लाइट वाला और एक मिड वाला। ठीक है, ये वाला मेजल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट है, पूरे 5 नंबर में पूरा का पूरा पूछा गया। तो देख सकते हो चैप्टर 6 जो है वो एक अच्छा खासा चैप्टर है जिसके अंदर से बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, पहले का ट्रेंड यही था कि उसमें से पूरे पूरे 5-5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2013 में। देखा जाए, पहला, मेंशन 2 फंक्शंस ऑफ कोडोन एयूजी। एयूजी के 2 फंक्शन लिखने हैं, एक तो इनिशिएटर कोडोन का काम करता है और दूसरा मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। ठीक है, ये दोनों फंक्शन है इसके। उसके बाद ये सब नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज द टेस्ट क्रॉस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द जीनोटाइप। हेल्प, टेस्ट क्रॉस जो है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तुम लोगों को एक टेस्ट क्रॉस करके बताना है और फिर दिखाना कि इस तरीके से टेस्ट क्रॉस से क्या होता है, तुम लोग एक रिसेसिव वाले से क्रॉस करते हो। ठीक है, और फिर अगर 50-50% आता है, तुम लोगों को 2 टाइप के फिनोटाइप दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब वो हेट्रोजाइगस है, जबकि अगर सारे एक जैसे आते हैं तो वो होमोजाइगस है। इस तरीके से बता सकते हो, सिर्फ इतना ही बताना है, 2 तरीके के क्रॉस करके। फिर ड्यूरिंग स्टडीज ऑन जीन्स, चैप्टर नंबर 5 में है, ड्रोसोफिला पे जब स्टडीज की तो टीएच मॉर्गन ने फाइंड आउट किया कि एक्सपेक्टेड जो रेशो था वो 9331 का नहीं आ रहा था। ठीक है, एक्सप्लेन द कंक्लूजन ही अराइव्ड एट, तो यहाँ पे कंक्लूजन बताना है कि उसको क्या पता चला। 9331 का रेशो नहीं आ रहा था, जहाँ पे वो वाला था लिंकेज वाले। ठीक है, जहाँ पे तुम्हें याद हो कि मैंने बताया था 98% जो है वो पेरेंटल आ जाते हैं, जबकि मेंडेलियन वाले में 67 या 64 के अराउंड जो है वो पेरेंटल आने चाहिए। तो यहाँ से तुम्हें रिकॉम्बिनेशन के बारे में पूरा लिखना है। ठीक है, कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेशन जो है, रिकॉम्बिनेंट या क्या बोलते हैं उसको, रिकॉम्बिनेंट और लिंकेज, एक्चुअली लिंकेज है, लिंकेज की वजह से किस तरीके से ये 933 रेशो जो है वो डेविएट करता है। 3 नंबर में है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 21 इसके जस्ट नेक्स्ट बाद वाला है, डिस्क्राइब द इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर इनिशिएशन प्रोसेस लिखना है, ट्रांसक्रिप्शन का ध्यान रखना है, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लिखना है। यानी कि सबसे पहले आएगा डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज आएगा सिग्मा फैक्टर के साथ, सिग्मा फैक्टर आके उसको बाइंड करेगा, फिर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसको वो बाइंड करता जाएगा और इनिशिएशन प्रोसेस चालू हो जाएगी। ठीक है, एक डायग्राम बनाओगे, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ इनिशिएशन पूछी हुई है।
उसके बाद क्वेश्चन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्वेश्चन नंबर है 28। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है? मेंडेलियन डिसऑर्डर पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है, जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है क्रोमोसोम के नंबर में चेंज की वजह से होती है। दो क्रोमोसोमल एबरेशन बताने हैं। क्रोमोसोमल एबरेशन जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम के अलावा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, तीनों के तीनों क्रोमोसोमल एबरेशन है। इनमें से list the characteristic of the disorder mentioned above that help in their diagnosis। डिसऑर्डर्स जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। कोई भी एक डिसऑर्डर ले लो। अच्छा 5 नंबर में है, जो 2 डिसऑर्डर लिए हैं दोनों के तुम्हें सिम्टम्स लिखने हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने हैं। जैसे कि क्लाइनफेल्टर जो है उसके अंदर जो XXY है, मेल जो है वो स्टेराइल हो जाता है। उसके अलावा फीमेल वाले कुछ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाते हैं। तो 2 या 3 तुम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने हैं, 5 नंबर में है। उसके अलावा अच्छा ये चैप्टर 7 का हो गया, तो ये नहीं करना। 13 में से इतना ही है। एक क्लास में तो मेरे ख्याल से ये 10, 11, 12, 13 4 ही क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो पाई, क्योंकि मेरे ख्याल से क्लास कितने बजे चालू की थी मैंने? 4 मिनट में खत्म हो जाएगी। देख लेते हैं। एक गार्डन, ये है क्वेश्चन नंबर 13 था ना, 14 2014 का क्वेश्चन पेपर है। सुन रहे हैं सभी या गायब है? सुन रहे हैं शायद, ठीक है। एक गार्डन पी प्लांट है जिसमें एक्चुअल वाइट फ्लावर्स आए, तो एक तो पोजीशन बताई हुई है, एक कलर बताया हुआ है, ठीक है। दूसरा है जिसमें टर्मिनल है और वॉयलेट है। आइडेंटिफाई द डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इनसे कुछ नहीं पता चलेगा, अपनी बुक उठाओ और देखो दोनों में से कौन कौन से वाली जो है, जैसे वाइट और वॉयलेट, इन दोनों में से वॉयलेट वाला जो है वो डोमिनेंट फीचर है। ऐसे ही तुम लोग एक्चुअल और टर्मिनल में से अपने आप देख के बताओगे, मैं नहीं बता रही। याद करने हैं 7 फीचर्स, दोनों में से कौन सा डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव है। हाँ, ड्रॉ क्वेश्चन नंबर है 9, वो था क्वेश्चन नंबर 3, ये है 9। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का डायग्राम बनाना है। उसमें हिस्टोन दिखाओगे, डीएनए के 2.5 टर्न्स दिखाओगे, H1 हिस्टोन दिखाओगे, ठीक है, और लिंकर डीएनए दिखाओगे। 4 वो हो जाएंगी, लेबलिंग हो जाएगी। मेंशन व्हाट इनेबल्स हिस्टोन्स टू एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। हिस्टोन्स में पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाता है? जो अर्जिनिन और लाइसिन नाम के बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है, इस वजह से उनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद ये सब नहीं है, ये वाला आ गया एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का। एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म एंड कोडोमिनेंस टेकिंग एबीओ ब्लड ग्रुप एज एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 19 है, मल्टीपल एलिलिज्म बताना है, कोडोमिनेंस बताना है, दोनों चीज़ें बतानी है क्योंकि ये दोनों का एग्जाम्पल है एबीओ, ठीक है। मल्टीपल एलिलिज्म तो क्योंकि 3 डिफरेंट टाइप के एलील हैं, IA, IB और स्मॉल आई, इसीलिए मल्टीपल एलिलिज्म। और कोडोमिनेंस क्यों है? IA और IB दोनों अपने आप को इक्वली शो करते हैं जब इकट्ठे होते हैं, तो इसीलिए कोडोमिनेंस है। व्हाट इज द फिनोटाइप? इनका फिनोटाइप क्या होगा, यानी इनका ब्लड ग्रुप बताना है तुम्हें क्या होगा। ब्लड ग्रुप पहले वाले का तो होगा A और दूसरे वाले का, दोनों स्मॉल आई हैं तो इसका ब्लड ग्रुप होगा O। ये चैप्टर नंबर 5 में से था। उसके बाद हाँ, लिस्ट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए। 6 फीचर्स लिखी हुई है और 6 की 6 लिखनी है, तब कहीं जाके 3 नंबर मिलेंगे, याद रखना। हाउ आर द स्ट्रक्चरल जीन एक्टिवेटेड, और ये तुम्हें पूरा का पूरा लैकोपेरॉन जो है वो एक्सप्लेन करना है 3 नंबर में, ठीक है। पूरा का पूरा लैकोपेरॉन है एज इट इज। तो लैकोपेरॉन जो है वो 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, उसको 5 नंबर का मत सोचना, आजकल तो वो 3 नंबर में ही आता है। लास्ट है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे किया था, वो पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना है। कंक्लूजन क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑप्शन में दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेके सीड कोट कलर एज ए ट्रेट इन पाइसम सेटाइवन। सीड कोट कलर कौन सा? येलो और ग्रीन, इन दोनों में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है, यानी येलो और ग्रीन को आपस में किया और क्या आएगा, F2 जनरेशन तक बताना है, ठीक है।
स्टेट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस से कौन कौन सी चीजें पता चलती हैं? तो पहली दो, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये पता चलती है इन दोनों से। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मत लिखना। फिनोटिपिक रेशियो F2 में कैसे डिफरेंट होता है, पूरा डाइहाइब्रिड क्रॉस करके बताओगे, ठीक है। और वहां जो रेशियो आता है 9331 का, वो दिखाओगे, जबकि यहाँ पे 3:1 का रेशियो आता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस बस ये बताना है। इसके साथ ये वाला खत्म हो जाता है, हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है अपने आप। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कल की क्लास में हम लोग 15 ऑन वर्ड्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।